मजबूरी आपके की लिए विदाई। बहुत सुंदर कहानी कहानी। की शुरुआत एक गरीब गांव के कोने में एक टूटी झोपड़ी में श्यामलाल अपनी बेटी सुशीला के साथ बहुत गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहा था। तभी गांव का जमींदार वहां आता है और कहता है, श्यामलाल, ए श्यामलाल, बाहर निकल। तुझे कर्ज दिए हुए सालों बीत गए, लेकिन तूने आज तक मेरे पैसे नहीं लौटाए। अब मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। अगर आज मेरे पैसे नहीं मिले तो मैं तुझे और तेरी लड़की दोनों को इस घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। आज मैं तेरी एक नहीं सुनूंगा। श्यामलाल कहता है, दया कीजिए सरकार, बस 2 दिन की मोहलत और दे दीजिए। मेरा बेटा अमर शहर से लौटने वाला है। उसने पैसों का इंतजाम कर लिया है। वो आते ही मैं सबसे पहले आपको पैसे लौटा दूंगा। आप इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं, 2 दिन और सही। हरीराम कहता है, बस अब बहुत हो गया। हर बार तू यही कहता है कि तेरा बेटा आने वाला है। सालों बीत गए, लेकिन तेरे बेटे ने इस गांव की मिट्टी तक नहीं सूंघी। अब मुझे तेरे झूठ पर भरोसा नहीं है। मुझे मेरे पैसे चाहिए अभी के अभी। श्यामलाल कहता है, सरकार, मेरी हालत पर रहम कीजिए। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो हम खुद ये घर छोड़ देंगे, लेकिन आज तो बस दया कर दीजिए। हरीराम कहता है, ठीक है, मैं तुझे आखिरी 2 दिन की मोहलत देता हूं। अगर 2 दिन में पैसे नहीं मिले तो समझ लेना तेरा घर और तेरी इज्जत दोनों इस गांव से बाहर फेंक दी जाएगी। सेठ हरीराम श्यामलाल को धमकाते हुए वहां से चला जाता है। सुशीला कहती है, पिताजी, भैया 2 दिन में आ जाएंगे ना? अगर इस बार वो नहीं आए तो जमींदार हमें गांव से निकाल देगा। आपने देखा ना, आज वो कितना गुस्से में था। आज तो वो हमें घर से निकाल ही देता। श्यामलाल कहता है, बेटी, तू चिंता मत कर। सुरेश ने कहा था कि वो आता ही होगा। उसने मेहनत से सारे पैसे जुटा लिए हैं। आते ही मैं घनश्याम के पैसे लौटा दूंगा। बस तू डर मत। 2 दिन बीत जाते हैं। अचानक एक गांव वाला हांफते हुए रामलाल के घर आता है और कहता है, अरे श्यामलाल, गजब हो गया रे। जिस कारखाने में तेरा बेटा काम करता था, वहां भीषण आग लग गई और कोई भी नहीं बचा। सब जल गए। सुना है तेरा बेटा सुरेश भी उसी में था। श्यामलाल कहता है, हे भगवान, तूने मुझसे मेरा सहारा भी छीन लिया। अब मैं किसके सहारे जीऊंगा? चारों तरफ शांति छा जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकृति भी रो रही हो। तीन दिन बाद गांव के रास्ते पर एक अजनबी एक सूटकेस लेकर गांव में आता है और लोगों से पूछता है, भाई साहब, ये बताइए, श्यामलाल का घर कहाँ पर है? सेठ हरीराम कहता है, तुम कौन हो और क्यों पूछ रहे हो? आदमी कहता है, मैं उस कारखाने से आया हूँ जहाँ श्यामलाल का बेटा सुरेश काम करता था। कारखाने में आग लगने से उसकी मौत हो गई। मालिक ने मुआवजे के तौर पर उसके परिवार को पैसे भेजे हैं। मैं वही पैसे देने आया हूँ। यह सुनकर पास ही खड़ा हरीराम लालच से मन ही मन मुस्कुराने लगता है और सोचने लगता है, क्यों ना मैं इसे बोल दूं कि मैं ही श्यामलाल हूं। वैसे भी उस गरीब से तो पैसे वापस नहीं मिलने वाले। ये पैसे मैं ही ले लूं तो मेरा कर्ज भी वसूल और फायदा भी। सेठ हरीराम कहता है, भाई साहब, मैं ही रामलाल हूं। मेरा ही बेटा सुरेश उस कारखाने में काम करता था। अच्छा हुआ आप मिल गए, वरना आप भटकते रहते। आदमी कहता है, अच्छा हुआ, ये लीजिए उसके परिवार के लिए मुआवजा। अब मैं चलता हूँ। वह आदमी चला जाता है और हरीराम मुस्कुराते हुए सूटकेस लेकर अपने घर चला जाता है।
हरीराम सूटकेस खोलता है तो उसमें नोटों के बंडल देखकर उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह लालच में पूरी तरह डूब जाता है। वहीं दूसरी तरफ श्यामलाल बहुत ही दुखी मन से घर में बैठा होता है। अब उसका एकमात्र सहारा उसकी बेटी ही थी। श्यामलाल कहता है, पता नहीं बेटी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। सुरेश ही तो हमारा सहारा था, भगवान ने उसे भी हमसे छीन लिया। कभी कभी लगता है भगवान है ही नहीं, अगर होते तो हमारे साथ ऐसा क्यों करते। सुशीला अपने पिताजी का सहारा देते हुए कहती है, पिताजी, आप चिंता मत करिए, मैं भी काम कर लूंगी। दूसरों के घर में झाड़ू पोछा कर लूंगी, खाना बनाऊंगी। हम कुछ न कुछ करके जमींदार का कर्ज चुका देंगे। बस आप अपनी तबीयत खराब मत कीजिए। एक दिन पुष्पा पानी लेने जमींदार के कुएं पर जाती है। उसी वक्त जमींदार का एक मेहमान आता है। उसका नाम शिवराज है, जो हरीराम का पुराने दोस्त सुदामा का बेटा है। शिवराज कुएं के पास से गुजरते हुए कहता है, ये लड़की कौन है? इसके चेहरे में कुछ तो खास बात है, इतनी सादगी और मासूमियत। शायद यही वो है जिसे देखकर दिल रुक जाए। वो मन ही मन मुस्कुराता है और फिर जमींदार के घर पहुंचता है। शिवराज कहता है, नमस्ते चाचा जी, पहचानिए मुझे, मैं सुदामा का बेटा रोहन हूँ। हरीराम खुश होते हुए कहता है, अरे बेटा शिवराज, तू तो अब जवान हो गया। पिछली बार देखा था तो बहुत छोटा था। आओ आओ बेटा, बताओ कैसे आना हुआ। शिवराज कहता है, दरअसल चाचा जी, पिताजी ने मुझे एक जमीन का सौदा देखने के लिए भेजा था। उसी सिलसिले में आपसे भी थोड़ी बात करनी थी। वाह बेटा, अब तो तू कारोबार भी संभालने लगा है, बहुत अच्छी बात है। चाचा जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता था। जब मैं यहाँ आ रहा था तब मैंने कुएं पर एक लड़की को देखा, गुलाबी रंग के सलवार सूट में थी। क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? कौन सी लड़की? अभी तो मेरी बेटी ही वहां थी। तुम यहाँ पर बैठो, तब तक मैं देख कर आता हूँ। वो बाहर जाकर देखता है, लेकिन तब तक सुशीला वहाँ से जा चुकी होती है और उसकी अपनी बेटी शिवरानी वहाँ खड़ी होती है। हरीराम वापस आकर कहता है, शिवराज बेटा, वो मेरी ही बेटी थी, तूने सही पहचाना। शिवराज थोड़ा उलझन में मुस्कुराकर कहता है, अच्छा ठीक है चाचा जी, शायद मेरी गलती होगी। हरीराम मन ही मन सोचने लगता है, शायद रोहन को मेरी बेटी पसंद आ गई है। ये तो मेरे लिए वरदान साबित होगा। शिवराज अपने पिताजी के पास लौटता है। उसके मन में सुशीला के बारे में लड्डू फूट रहे थे, इसलिए उससे रहा नहीं गया और ये बात उसने अपने पिताजी को बताई। शिवराज हड़बड़ाते हुए कहता है, पिताजी, मैंने गांव में एक लड़की देखी है, मुझे उसी से शादी करनी है। मैं उसे भूल नहीं पा रहा। गोपाल शर्माते हुए कहता है, कौन लड़की बेटा? किसकी बात कर रहा है? शिवराज कहता है, आपके दोस्त हरिराम जी है ना, मैं उन्हीं की बेटी की बात कर रहा हूँ, वही मुझे पसंद आई है। गोपाल खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं कल ही हरिराम से बात करता हूँ। गोपाल अपने बेटे शिवराज के साथ हरिराम के घर पहुंचता है। हरिराम मुस्कुराते हुए कहता है, अरे गोपाल जी, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आप खुद आए। बहुत दिन बाद आपसे मिलकर अच्छा लगा। गोपाल मुस्कुराते हुए कहता है, हरिराम भाई, मुझे भी खुशी हुई। मेरा बेटा शिवराज तुम्हारे पास कुछ दिन पहले आया था। उसने बताया कि उसे तुम्हारी बेटी पसंद आ गई है। अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो मैं चाहता हूं कि हम दोनों परिवारों का रिश्ता पक्का कर दें। हरिराम मन में खुश होकर चेहरे पर गंभीरता लाते हुए कहता है, अरे भाई, ये तो बहुत ही शुभ बात है। कौन बाप नहीं चाहेगा कि उसकी बेटी एक सच्चे और अमीर घर में जाए।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मुझे तो खुशी होगी कि मेरी बेटी शिवरानी को इतना अच्छा घर मिलेगा। शिवराज थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, धन्यवाद चाचा जी। मैं जल्दी ही शिवरानी जी से मिलना चाहूंगा। उस वक्त सुशीला वहीं से गुजरती है और सबकी नजरें उस पर पड़ती हैं। शिवराज कहता है, अरे, यही तो वही लड़की है जिसे मैंने उस दिन कुएं पर देखा था। यही है वो लड़की जिसने मुझे पहली बार में ही अपनी सादगी से बांध लिया था। सेठ हरीराम घबराकर कहता है, नहीं नहीं बेटा, ये तो गांव की एक नौकरानी है, मेरे घर में काम करती है, तू शायद भूल रहा है। शिवराज हैरान रह जाता है और कहता है, नहीं चाचा जी, मैं गलती नहीं कर सकता। मैंने इसी लड़की को देखा था। मुझे किसी की दौलत या खानदान से फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ इससे शादी करना चाहता हूँ। घनश्याम का चेहरा क्रोध से लाल हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि शिवरानी की शादी शिवराज से हो। हरीराम तेज आवाज में कहता है, रोहन, तू समझता क्या है खुद को? ये गरीबों की औलाद है, मजदूर की बेटी है। क्या तेरे जैसे खानदानी लड़के की जोड़ी इसके साथ जचेगी? तेरे बाप को मैं मुंह क्या दिखाऊंगा? ये तो अपमान है मेरे घर का। गोपाल कहता है, हरिराम, अपने शब्द संभालो। हमें अमीरी गरीबी से कोई मतलब नहीं। अगर मेरा बेटा इस लड़की को पसंद करता है तो मैं उसे रोकूंगा नहीं। हमारे घर की मर्यादा दिल से तय होती है, पैसों से नहीं। सेठ हरीराम मन ही मन कहता है, नहीं, ये रिश्ता कभी नहीं हो सकता। मैं उस गरीब की बेटी को अपने परिवार के नाम से जोड़ने नहीं दूंगा, और अगर रोहन की जिद जारी रही तो मैं ऐसा जाल बुनूंगा कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। सेठ हरीराम अपने 2 आदमियों को बुलाता है और कहता है, सुनो, कल सुबह उस श्यामलाल और उसकी लड़की सुशीला को गांव से बाहर निकाल देना। कह देना कि मैंने उनके खिलाफ हुक्म जारी किया है। अगर वो विरोध करें तो घर जला देना, लेकिन गांव में उनका नाम भी ना बचे। मुझे किसी गरीब का चेहरा इस हवेली के आसपास नहीं दिखना चाहिए। श्यामलाल और सुशीला घर में बैठे हैं, तभी दरवाजे पर ठक ठक की आवाज होती है। सेठ हरीराम के आदमी आते हैं। आदमी कहता है, श्यामलाल, जमींदार का हुक्म है कि तुम आज ही ये घर खाली कर दो। अब तुम्हारा इस गांव में कोई हक नहीं। श्यामलाल दुखी होकर कहता है, पर हमने तो किसी का क्या बिगाड़ा है? हमने तो बस अपना दुख सहा है। सेठ हरीराम का आदमी धमकी देते हुए कहता है, ज्यादा सवाल मत पूछ, निकल जा यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। सुशीला रोते हुए कहती है, पिताजी, अब हम कहाँ जाएंगे? हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। श्यामलाल थकी हुई आवाज में कहता है, बेटी, भगवान जो करता है अच्छे के लिए करता है। चल, हम कहीं जंगल किनारे झोपड़ी बना लेंगे। हमारी इज्जत भले चली जाए, पर आत्मा का सुकून हमसे कोई नहीं छीन सकता। माफी वो मांग सकता है जो गलती से कुछ करता है, पर तूने तो हमारी इज्जत लूटी है। तेरे पापों का हिसाब अब भगवान देगा, ना कि हम। कई दिन बीत चुके हैं। रामलाल और पुष्पा अब जंगल के पास एक छोटी झोपड़ी में रहते हैं। पुष्पा गांव के आसपास लकड़ी बेचती है और वहीं से गुजरते हुए एक दिन शिवराज उन्हें देख लेता है। शिवराज कहता है, तुम यहाँ? क्या हुआ तुम्हें? तुम इस हाल में कैसे पहुंची? हम पर जमींदार ने झूठा इल्जाम लगाया और हमें गांव से निकाल दिया। हमारा घर जल गया, सब कुछ खत्म हो गया। पर अब हमने वहां रहना छोड़ दिया है, क्योंकि अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचा। शिवराज कहता है, सुशीला, तुम अकेली नहीं हो। मैं सब सच्चाई सामने लाऊंगा। मैं साबित करूंगा कि तुम्हारे पिता ने कोई गुनाह नहीं किया, और मैं कसम खाता हूं कि जिसने तुम्हारे साथ अन्याय किया है उसे उसकी सजा जरूर मिलेगी। सुशीला की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक लौटती है। शिवराज अपने पिता गोपाल के पास जाता है
और पूरी बात बताता है। फिर दोनों सेठ हरिराम के हवेली पहुंचते हैं। गोपाल कहता है, हरिराम, क्या ये सच है कि तूने उस गरीब से सूटकेस में रखे पैसे हड़प लिए थे? तूने खुद को श्यामलाल बताकर मुआवजा ले लिया? शर्म नहीं आई तुझे? सेठ हरिराम हकलाते हुए कहता है, नहीं, वो सब झूठ है। किसी ने मुझे फंसाने की कोशिश की है। शिवराज कहता है, देखो चाचा जी, उस सूटकेस वाले आदमी का बयान दे दिया है कि उसने पैसे आपको ही दिए थे और आपने उससे झूठ बोला था। उसने कहा कि तुमने खुद को श्यामलाल बताया था। अब बताओ वो पैसे कहाँ हैं? सेठ हरिराम के चेहरे से रंग उड़ जाता है। सेठ हरिराम घबराते हुए कहता है, हाँ, मैंने ही लिया था वो पैसा। लालच में अंधा हो गया था मैं, पर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। गांव के लोग जमा हो जाते हैं और पंचायत में फैसला होता है। गांव के मुखिया कहते हैं, हरिराम के सारे जमीन जायदाद जब्त की जाए और मुआवजा राशि श्यामलाल को लौटाई जाए। हरिराम को गांव छोड़ने का आदेश दिया जाता है। कुछ महीने बाद गांव में सब कुछ सामान्य हो जाता है। श्यामलाल और सुशीला का घर फिर से बन जाता है। गोपाल, शिवराज और पूरा गांव शादी की तैयारी करने की बातें करने लगते हैं। फिर मिलते हैं एक नई कहानी।